So money, there are so many definitions to money, but money की जो बड़ी common definition है which you can also use is given by Professor Walker. And what he says money is what money does, and money does many things. So definition of money depends upon its functions, but we'll come to that later. First, let's get to the barter system. Barter system is it was a system where goods were exchanged for goods. And what is the basis for that? It is all common sense. Some people are surplus with some amount, but they are deficient in some other good. जैसे किसी के पास कोई चीज ज्यादा हो सकती है और लेकिन उसके पास दूसरी चीजें कम हो सकती हैं, और किसी दूसरे के पास मॉर्निंग बेटा कोई और चीज ज्यादा हो सकती है और दूसरी की डेफिशिएंसी हो सकती है. सो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ सरप्लस एंड डेफिशिएंसी. तो वो दैट बिकम्स अ बेसिस फॉर ट्रेड. बट सिंस देयर वाज नो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज अवेलेबल at back in those days, so people used to exchange goods for goods. That system was known as barter system. It is also known as CC economy, that is commodity to commodity economy. So there are different names to it. तो barter system चल ही रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थे. तो बार्टर सिस्टम में किस तरह की प्रॉब्लम्स एक कस्टमर को फेस करनी पड़ती थी? सबसे पहले तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस. अगर मेरे पास वो है वीट है और मैं उसको ट्रेड करना चाहता हूं बटर के लिए, लेकिन जिस आदमी के पास बटर है वो वीट नहीं लेना चाहता, तो हमारा ट्रेड तो सक्सेस नहीं हो सकता ना. मेरे पास आई गॉट अ सरप्लस वीट, ग्रेन्स मेरे पास ज्यादा है, लेकिन मेरे पास बटर या वो नहीं है, घी नहीं है, और मैं उसके लिए एक्सचेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए ये भी तो जरूरी होगा कि द पर्सन हु इज सेलिंग और हु वांट टू एक्सचेंज बटर, उसको भी वीट चाहिए हो. दैट वाज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस. तो बार्टर सिस्टम में देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस कि दोनों ही ट्रेड में एंड पे अगर दो व्यक्ति, देखो दो के बीच में हो रहा है ना ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स मींस बाइंग एंड सेलिंग, तो जो सेल मैं कर रहा हूं वो उसको भी एक्सेप्टेबल हो और जो वो बेच रहा है वो मुझे एक्सेप्टेबल हो, तभी ना ट्रेड हो पाएगा. तो एक प्रॉब्लम तो ये थी कि लैक ऑफ या प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि जो कंज्यूमर्स की वांट्स हैं वो कोइंसाइड करनी चाहिए थी. फिर उसके बाद स्टोरेज. बार्टर सिस्टम के दौरान कमोडिटीज को लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता था. मतलब वैल्यू, परचेजिंग पावर कुड नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज गुड्स इफ स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स. कईयों का वेट कम हो जाता है, किसी में शुगर कंटेंट कम हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएंगी, पेरिशेबल गुड्स होती हैं कई. तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विच वर फेस्ड फॉर रिगार्डिंग स्टोरेज ऑफ द परचेजिंग पावर और गुड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत कम था. फिर उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी थी, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू मींस देयर वाज नॉट कॉमन स्केल. जैसे अब मैं वीट का और बटर का ही ले लेता हूं, मेरे पास वीट है और दूसरे पर्सन के पास बटर है, हम एग्री भी हो गए एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन अब ये कौन तय करेगा, हु विल डिसाइड कि हाउ मच वर्थ ऑफ बटर इज इक्वल टू हाउ मच अमाउंट ऑफ वीट. There was no common scale to measure the values of various goods. For instance, today we have, आज हमारे पास हर चीज को हम मेजर करते हैं एक ही स्केल में, दैट इज रुपी, इंडियन रुपी. तो आज हमारे पास स्केल है, लेकिन बार्टर सिस्टम के टाइम पे देयर वाज नो कॉमन स्केल नहीं था. अब कोई बोले कि अगर वो एक बंदा बोले कि ठीक है जी आप जितना केजी वीट दोगे मैं उतना केजी बटर दूंगा, तो इसमें तो बटर वाले को नुकसान है, वो केजीज में ट्रेड नहीं हो सकता. तो एक वैल्यू डिटरमिन करने का देयर वाज नॉट कॉमन स्केल. तो एक प्रॉब्लम ये भी थी बार्टर सिस्टम में कि एब्सेंस ऑफ या लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. अच्छा, फिर इसके बाद एक प्रॉब्लम डिविजिबिलिटी की भी थी. कई, जैसे आज हमारे पास रुपी है, एक रुपी को भी हम पैसों में डिवाइड करने से 100 पैसा बनता है, 50 पैसा, 75 पैसा, 25 पैसा, तो डिविजिबल है.
लेकिन उस दौरान देयर वाज नो डिविजिबिलिटी। जैसे अगर कोई ट्रेड कर रहा है जानवरों में, गाय भैंस को ट्रेड कर रहा है, तो उसको डिवाइड, या बकरियां ट्रेड कर रहा है या हॉर्स ट्रेड कर रहा है, तो वो तो डिविजिबल नहीं है। उसको तो ट्रेड उसी हिसाब से करना पड़ेगा कि जैसे मान लो एक बकरी इज इक्वल टू 2 चेयर्स, लेकिन अगर मुझे 3 चेयर्स चाहिए हो, 5 चेयर्स चाहिए हो, तो मैं बकरी को, गोट को तो नहीं काट सकता ना। सो ये भी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में फेस करनी पड़ी, ये भी एक प्रॉब्लम थी उसमें। फिर deferred payments, you know what is deferred payments? The payments which are made in future, delayed payments आज होती हैं हमारी, तभी तो हम EMIs और लोन पे चीजें लेते हैं, क्योंकि आज deferred payments पॉसिबल है। लेकिन बार्टर सिस्टम में डिलेड पेमेंट्स या पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर कोर्स, वो पॉसिबल नहीं था। तो ये 4-5 मोटा माटी प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम में फेस करनी पड़ी। फिर उसके बाद एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन मीन्स उत्थान हुआ। तो पीपल केम विद डिफरेंट आइडियाज। कुछ जो है गोल्ड के कॉइन्स निकले, कुछ किसी के एरा में कोई सिल्वर कॉइन्स निकले, कोई बाय मेटेलिक्स 2-3 मेटल्स को मिला के कॉइन्स बनाए। फिर बीच में वो भी निकला था जिसे चमड़े के सिक्के बनाए थे, क्या नाम था उसका, दिल्ली का सुल्तान था, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ही इज वेरी फेमस वो रहा है सुल्तान, लेकिन उसने लेदर के, चमड़े के सिक्के भी चलाए थे। तो धीरे 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 फिर पेपर मनी आई। देखो आज देखो डिजिटल मनी है, पेपर मनी को भी सुपरसीड करके अब डिजिटल अकाउंट पे चल रहा है। वी हार्डली टच अवर कैश, हम तो बहुत कम, अभी पहले तो हर चीज कैश में ही होती थी, आजकल देखो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एंड यू बाय गुड्स एंड सेल गुड्स। तो मनी का एवोल्यूशन इस तरह से धीरे धीरे हुआ। तो बार्टर सिस्टम, व्हाट वाज बार्टर सिस्टम? इट वाज अ सीसी कमोडिटी या सीसी इकोनॉमी वेयर कमोडिटीज वर एक्सचेंज्ड फॉर कमोडिटीज। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या मनी, व्हाई वाज मनी इंट्रोड्यूस्ड? बिकॉज देयर वाज सो मेनी प्रॉब्लम्स इन बार्टर सिस्टम, वो जो कि प्रैक्टिकल नहीं थी चीजें। जैसे प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, स्टोरेज की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, देयर वाज नो कॉमन मेजरिंग स्केल, मेजर ऑफ वैल्यू को मेजर करने के लिए कॉमन स्केल नहीं था। अच्छा, प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स पॉसिबल नहीं थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स के कारण मनी को इंट्रोड्यूस हुआ। और मनी को भी इंट्रोड्यूस किया गया तो अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग तरह के, किसी के दौर में कोई कॉइन चले या मनी चला, कोई और चला, फिर कोई और चला, इस तरह से मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन मनी इंट्रोड्यूस इसलिए हुआ था कि इट विल सर्व एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि चाहे वो चीज खरीदनी हो तब आप वही चीज देके खरीद भी सकते हो, आपको अगर बेचनी भी हो तो बेचने पर आपको वही चीज मिलेगी। तो वो चीज बिकेम द मनी, वो चीज जो एक कॉमन चीज इस्तेमाल हो सकती है। जैसे मान लो स्कूल में, अच्छा मनी की डेफिनेशन आप जब समझोगे ना, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। मनी की डेफिनेशन ही है, ऐसे तो बड़े डेफिनेशंस बना दिए लोगों ने, पर जो एक कॉमन सेंस वाली डेफिनेशन है वो ये है कि मनी कैन बी एनीथिंग which is chosen by the common consent of the society as a common medium of exchange. Money can be anything. जैसे आपके स्कूल में मेला लगा, फेयर है, उस फेयर में कूपन है, लाल कूपन, पिंक कूपन, येलो कूपन। एग्जाम्पल, मान लो येलो कूपन 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, ब्लू वाला कूपन 10 रुपए का है, रेड वाला 5 रुपीज का है। तो उस दिन के लिए स्कूल कैंपस के अंदर यू कैन गो टू एनी काउंटर और एनी, आप कूपन दो और आपको सामान मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस दिन के लिए आवर सोसाइटी जो स्कूल है, एवरीबडी हैज चूजन दैट कूपन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और सिंप्लीफाई करता हूं, अब वी आर लिविंग इन इंडियन सोसाइटी एंड वी हैव चूजन मनी फॉर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या आप ब्राजील का लिरा, उसकी करेंसी है लिरा, आप 10 लिरा का नोट लेके उधमपुर में जाओगे, आपको कोई सामान देगा? नो, बिकॉज इट इज नॉट चूजन बाय द कॉमन कंसेंट ऑफ द सोसाइटी। तो बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है, मनी कैन बी एनीथिंग विच इज चूजन बाय द कॉमन कंसेंट ऑफ द सोसाइटी एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बाकी आप बुक में देखोगे तो किसी ने लिखा होगा इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू, किसी ने लिखा होगा इट इज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू,
तो उन्होंने क्या किया सबने कि जो मनी के फंक्शंस है ना उसी पे डेफिनेशन को कंस्ट्रक्ट कर दिया। फिर आ जाओ आगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। ध्यान से समझना इस टॉपिक को। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, देखो देयर आर वेरियस वेज ऑफ क्लासिफाइंग मनी, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ऑन द वैल्यू ऑफ मनी एज मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी एज कमोडिटी। Value of money as money is known as extrinsic value, and value of money as commodity, value of money when expressed in terms of commodity, that is known as intrinsic value of money. And when value of money is expressed in terms of money या उसकी face value, that is known as extrinsic value of money. जैसे तीन तरह के मनी है इसमें। ऑन दिस बेसिस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मनी। मनी कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। द फर्स्ट इज फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी वो टाइप ऑफ मनी है हुज कमोडिटी वैल्यू इज मोर देन मनी वैल्यू, हुज कमोडिटी वैल्यू is more than money value, या आप ऐसे कह लो whose intrinsic value is more than extrinsic value। जैसे गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन अगर है तो उसके ऊपर लिखा हुआ एक मोहर, उसकी वैल्यू एक मोहर है कि एक मोहर में जितना सामान आ सकता है वो देने से उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर उसको हम मेल्ट कर लें तो अंदर हो सकता है गोल्ड ज्यादा वर्थ का हो उस कॉइन में। सोने कमोडिटी वैल्यू ज्यादा है और उसके ऊपर जो लिखी हुई वैल्यू वो कम है, तो मींस फेस वैल्यू इज लेस एंड कमोडिटी वैल्यू इज हायर। इन अदर लैंग्वेज इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर देन एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ये आ गया पहली तरह का मनी, और इसमें आएगा गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, प्रीशियस मेटल्स वाले कॉइन्स, इस तरह के मनी। क्यों? क्योंकि उसमें वस्तु के रूप में उसकी वैल्यू ज्यादा है और पैसे के वैल्यू रूप में उसकी वैल्यू कम है। कमोडिटी वैल्यू उसकी जो है इज मोर देन इट्स मनी वैल्यू। तो ये आ गया पहला तरह का आपके क्लासिफिकेशन, फुल बॉडीड मनी। एग्जाम्पल लिख लोगे तो आपको एकदम रिमेंबर हो जाएगा, जिसमें गोल्ड कॉइन्स आ गए बिकॉज इसमें कमोडिटी वैल्यू इज मोर देन मनी वैल्यू। दूसरा आ गया रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। इसमें कमोडिटी वैल्यू विल बी इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू बट डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन। अगर वो पैसा ज्यादा तेजी से सर्कुलेट कर रहा है सोसाइटी में, ज्यादा लोगों के हाथों में जा रहा है, तो उतने ज्यादा लोगों को सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो उसका रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका नाम ही क्यों है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वेलोसिटी और सर्कुलेशन। Higher the velocity of money, more will be the money value and more will be the commodity value. Lesser is the circulation, lesser will be the money value and lesser will be the commodity value. तो ये सेकंड टाइप का मनी जो है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, इसमें वैल्यू डिटरमिन होती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, कि सर्कुलेशन की स्पीड क्या है। और थर्ड होता है आपका क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी जिसमें कमोडिटी वैल्यू कुछ नहीं है, मनी वैल्यू ज्यादा है। जैसे चेक है, यार आप करेंसी का नोट ही ले लो, ऊपर लिखा हुआ 100 रुपया, मतलब 100 रुपये का सामान उसमें आ सकता है, लेकिन उसको अगर हम पेपर की तरह बोले, किसी को पेपर की तरह बेचने में कमोडिटी वैल्यू, तो उसका वस्तु के रूप में तो 10 पैसे भी मूल्य नहीं होगा उसका। तो क्रेडिट मनी जिसमें मनी वैल्यू इज लेस, और सॉरी मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। तो ये तीन तरह के मनी है आपके क्लासिफिकेशन में, फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। और इनका बेसिस क्या है? इनका बेसिस क्लासिफिकेशन का है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू, या आपको दूसरी लैंग्वेज में बोलना है तो वैल्यू ऑफ मनी एज कमोडिटी एंड वैल्यू ऑफ मनी एज मनी। ये ठीक है, ये क्लासिक मनी का आपको मीनिंग बताया। It is can be anything which is chosen by the common consent of the society as a common medium of exchange. Means जिसमें creditor और debtor दोनों को acceptable है money. It is easily acceptable, generally acceptable है। और money की unique feature भी यही है
इट्स जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अब मान लो मेरे को नकुल ने पेमेंट करनी है, या मैंने चलो नकुल को पेमेंट करनी है और मैं गोल्ड में कर रहा हूं पेमेंट, तो ही विल रिक्वायर टू टेस्ट ना, उसको तो देखना पड़ेगा चलो मैं फ्रॉड तो नहीं कर रहा हूं, गोल्ड को टेस्ट करेगा इसमें गोल्ड कितना है और कोई मेटल तो नहीं मिला हुआ, इट विल रिक्वायर सम स्पेशल टेस्ट। मैं मान लो इसको पेमेंट जमीन में कर रहा हूं तो तब भी उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि जमीन इसी के नाम पे है, जमीन का इतनी वैल्यू है भी है या नहीं, एवरीथिंग रिक्वायर्स अ टेस्ट, बट मनी इट डज नॉट रिक्वायर्स एनी टेस्ट, इट इज रेडीली एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज यूनिफॉर्मिटी। उसका जो यूनिफॉर्मिटी का जो नेचर है ना, पूरे देश में नोट तो एक जैसे ही है ना, 2000 का नोट तो केरला में भी पिंकी है, नागालैंड में भी पिंकी है, राजस्थान में भी पिंकी है, तो इसका जो यूनिक फीचर है वही उसको बना देता है जनरली एक्सेप्टेबिलिटी। अब आ जाओ इसके फंक्शंस पे, बड़े सिंपल है, वेरी जेनरिक टॉपिक, नथिंग स्पेसिफिक। हाँ बोलो रमानी। सर एक बार फुल बॉडीड मनी का डेफिनेशन वापस बता दो। देख बताना क्या है, मैं तो बताने के लिए थोड़ी बता रहा हूं, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं, इसलिए समझ ले उसको। जिसमें वस्तु का मूल्य ज्यादा है और पैसे के रूप में उसका वैल्यू कम है, जैसे गोल्ड कॉइन, कॉइन के ऊपर लिखा हुआ एक मोहर, हाँ तो उसका मनी वैल्यू तो एक मोहर ही है, लेकिन उसको अगर हम मेल्ट कर दें तो हो सकता है गोल्ड ज्यादा का निकल जाए, तो कमोडिटी वैल्यू ज्यादा है ना उसकी, वस्तु के रूप में उसकी वैल्यू ज्यादा है और मनी के रूप में उसकी वैल्यू कम है। ये फंडा है, कमोडिटी वैल्यू एंड मनी वैल्यू। सर यहाँ पे बुक में लेकिन लिखा हुआ है मनी इन बॉडीड मनी में लिखा हुआ है कि मनी वैल्यू इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। ओ बेटा वो किताब को ना माचिस है घर में जिसने ऐसा लिखा है, ये तो उल्टा भी लिख देते हैं इतने कॉन्फिडेंस से। फिर उसमें एग्जांपल क्या लिखा है नीचे? सर एग्जांपल तो वही सिल्वर कॉइन वाला दिया हुआ है। आप तो खुद सोच ले दिमाग पता में, नहीं क्या किया हुआ है। अब अपना दिमाग आप नहीं अब उसको छोड़ना बेटा, मैं हमेशा बोलता हूं, आप 12th क्लास में हो, ऑलवेज बोरो आइडियाज फ्रॉम बुक। आप बुक को रब नहीं मान लो, यूज योर ग्रे मैटर। मैं तो पिछले 25-27 साल से पढ़ा रहा हूं तो मेरे को तो पता ही है, लेकिन ये बुक में कोई फ्रॉड हो रहा है आपको। फुल बॉडीड मनी एग्जांपल भी दे रहा है, खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कभी हो जा रहा नहीं। अब गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन से तो उसकी तो कमोडिटी वैल्यू ज्यादा है, मनी वैल्यू कम है। सर इधर भी दिया हुआ है, तो इसमें फंसो मत भरावा, इसमें मत फंसो। मैं तुम्हारे को तभी टॉपिक सिंपल करके समझा रहा हूं, सिंप्लीफाई करके, कॉम्प्लिकेट मत करो। 3 ही केसेस हैं, फुल बॉडीड मनी जिसमें कमोडिटी वैल्यू इज मोर देन मनी वैल्यू, या दूसरी लैंग्वेज वो यूज करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर देन एक्सट्रिंसिक वैल्यू। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन, वो जितना सर्कुलेट होगा उतना ही उसकी वैल्यू वर्थ ज्यादा होगा। और तीसरा क्रेडिट मनी जिसमें कमोडिटी वैल्यू कुछ भी नहीं है, मनी वैल्यू सब कुछ है। सीधा सीधा सा क्राइटेरिया, इसमें कॉम्प्लिकेट मत करो इसको अपने दिमाग में, और सिंपल है। सर हाँ बोल सर इधर भी सर ही दिया हुआ है, फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू द मनी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू is equal to the face value of engraving on the currency। माचिस मैं दे देता हूँ, लगा उसको, लगा आगे उसको। सर ये तो फोन है, फोन को अच्छा फोन पे पढ़ रहा है? नहीं बेटा गलत पढ़ रहा है, गलत है वो। मेरे पास तो बहुत सारी बुक्स है, मैं सारी दिखा देता हूँ, तो उसमें मत आप हो सकता है गलती लिख दिया हो, क्या वो भी प्रिंटिंग एरर भी हो सकता है, ऑथर का भी दिमाग हो सकता है कहीं और चल रहा हो। नेट पे तो पढ़ो ही मत, बुक को तो फिर भी विश्वास कर सकते हो, उसमें ऑथर का नाम होता है, कॉपीराइट होता है, सारा रजिस्टर्ड और लाइसेंस नंबर होता है। नेट पे तो ओपन सोर्स है सारे। सर मतलब अगर लॉजिकली देखा जाए तो लॉजिकली तो ये उल्टा ही बनता है। छोड़े ना, हम अगला टॉपिक पकड़े, मैं मनी तो कवर कर लूँ आज, छठ दफा मार। अभी समझ आ गया ना तुम्हें, वो इतना इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ फंक्शंस पे। यस सर। इसको 2 कैटेगरी में बांटा है, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। बड़ा सिंपल है, बड़ा जेनरिक टॉपिक है, तुरंत समझ में आएगा। प्राइमरी मींस द बेसिक फंक्शंस। तो मनी बार्टर सिस्टम के बाद मनी इंट्रोड्यूस ही क्यों हुआ था? 2 बड़े फंक्शन थे कि कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है और कॉमन मेजर स्केल नहीं है। बार्टर सिस्टम में आ रही ना प्रॉब्लम कि कितनी गेहूं के बदले कितना बटर, क्योंकि देयर वाज नो कॉमन मेजरिंग स्केल अवेलेबल। आज तो हमारे पास है मनी, रुपया, हम हर चीज को रुपए में मेजर करते हैं
कि ये 10 रुपए का, वो 20 रुपए का, वो 200 का, वो 2000 का, 1 लाख का, तो एक ही स्केल में नाप रहे हैं ना हम सबको। या किसी को डॉलर में बोले, किसी को रुपए में बोले, किसी को पाउंड में बोले, किसी को यूरो में बोले, फिर तो खिचड़ी बन गई। तो दो प्राइमरी फंक्शन यही है इसके कि इट सर्व्स एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा इट सर्व्स एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि वैल्यू किसी का वर्थ को मेजर करने के लिए एक कॉमन स्केल बन जाता है रुपया। और यही इसके दो प्राइमरी फंक्शन है। इट सर्व्स एज अ, मेरे बुक में देखना, प्राइमरी और बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मनी। पहला है मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू और मेजर ऑफ वैल्यू, कि किसी भी चीज का मूल्य आंकना हो, मूल्यांकन करना हो, वैल्यूएशन करनी हो, तो मनी सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। दो गुड्स को उनका वर्थ, व्हेन दो गुड्स को हम वर्थ रुपए में ही एक्सप्रेस कर दें, दोनों का एक ही को बता रहे हैं, तब पता लगेगा ना कि हाँ जी ये भी 100 रुपए का, ये भी बराबर 100 रुपए का, तो ये एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ये इसका एक फंक्शन। दूसरा, इट सर्व्स एज ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नहीं तो अगर ऐसा होता कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ गेहूं से ही आप चीजें खरीद सकते, तब भी ठीक था, लेकिन सबके पास तो नहीं होगा ना गेहूं ही एक्सचेंज करने के लिए। कोई चावल से भी करेगा, कोई कॉटन से भी करेगा, कोई शहद से भी करेगा, कोई सिल्क से, तो अलग अलग होता था बार्टर सिस्टम में, तभी तो लफड़ा था सारा। तो मनी के आने से कॉमन मीडियम बन गया एक्सचेंज का, एंड व्हेन वी से एक्सचेंज इट वर्क्स बोथ वेज, फॉर बाइंग एंड सेलिंग एज वेल। तो ये दो प्राइमरी फंक्शन इसके। सेकेंडरी में 3 है, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। बड़े सिंपल, बड़े सिंपल। स्टोर ऑफ वैल्यू, कि पुराने जमाने में वैल्यू स्टोर करनी होती। मान लो मेरे घर में फंक्शन है, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, मेरे घर में शादी होती, तो मेरे को तो गेहूं पिछले 1.5-2 साल से स्टोर करनी पड़ती, कि मुझे बारातियों को भी अटेंड करना है, कपड़े भी खरीदने हैं, जेवर भी खरीदने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। उन सबको खरीदने के लिए बार्टर सिस्टम के दौरान तो मेरे को तो अपने ग्रेन्स स्टोर करने पड़ने थे बहुत ज्यादा, जबकि उसमें से कई खराब भी हो जाने थे, गल जाने थे, डिटीरिएट हो जाने थे, कितना कुछ हो सकता था। तो ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन मनी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब आप पैसा इकट्ठा करो और इतना सा बंडल लेके जाओ मार्केट में और सब कुछ ला सकते हो। तो मनी को, वैल्यू को स्टोर करने में, कंप्रेस करके उसको स्टोर करने में इसने हेल्प कर दी मनी ने। तो ये एक मनी का सेकेंडरी फंक्शन है, जिसको कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू, कि वैल्यू को स्टोर करने का फंक्शन, जो कि बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ फंड। आप इमेजिन करो कि बार्टर सिस्टम में तुम हॉस्टल पढ़ रहे होते कहीं, या किसी गुरुकुल में पढ़ रहे होते, और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे को 2 महीने का खर्चा भेजना होता, तो वो क्या करते, बैलगाड़ियां भेजते गेहूं की और अनाज की, जहां पे आपका गुरुकुल होता, कि बेटा ये ले 2 बैलगाड़ी, अगले 6 महीने में अपनी जरूरत की चीजें खरीद लेना। ऐसे करते। वैल्यू एक जगह से पर्सन टू अनदर पर्सन वैल्यू ट्रांसफर करना वॉज नॉट ईजी थिंग इन बार्टर सिस्टम वाला दिनों में, लेकिन आज कितना सिंपल है। यूपीआई, भीम, पेटीएम, फोन पे, अरे दुनिया भर का नाटक चला हुआ अभी तो। नाउ यू कैन ट्रांसफर द वैल्यू इंस्टेंटली, एंड इट ऑल हैपन बिकॉज ऑफ मनी। और उसमें भी वही यूनिक फीचर आ गया कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ मनी। आप यहां पे जमा कराओ, वहां पे ले लो। वैल्यू को ट्रांसफर, फंड्स ट्रांसफर करना आसान कर दिया ना मनी ने। तो ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है। और तीसरा सेकेंडरी फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स या पेमेंट्स विच आर मेड इन फ्यूचर। आज आप चीज खरीद रहे एंड यू प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर इन इंस्टॉलमेंट्स। इट वॉज नॉट पॉसिबल इन बार्टर सिस्टम। वो बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले तो बार्टर सिस्टम में कितनी प्रॉब्लम है, कोई मेजरिंग स्केल नहीं था, फिर डिविजिबिलिटी नहीं थी, फिर स्टोरेज प्रॉब्लम थी, इसलिए वो फ्यूचर में पेमेंट्स नहीं हो सकती थी। लेकिन आज हो सकती हैं। जैसे आप कोई चीज खरीद रहे हो, खरीदते टाइम वो बोलेगा आपको कि मैं 10% लूंगा,
एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो 3,000 की चीज है, आपको पता है इसने अभी 300 रुपया और लगा देना मेरे को, और उसको 10 किस्तों में बांट लो आप। तो आपके फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी किस्त बन रही 1180 रुपये, तो वो तो कितनी डिविजिबल है, 1 आप इजीली पे भी कर सकते हो अगले 10 महीनों के लिए। लेकिन बार्टर सिस्टम में तो पॉसिबल नहीं था ना। बट मनी होने के कारण आपके पास ये लग्जरी है कि दैट यू बाय गुड नाउ एंड यू पे इन फ्यूचर इन इजी इंस्टॉलमेंट्स। ये तो मनी के कारण ही पॉसिबल हो सका। तो ये 5 फंक्शन हो गए मनी के, 2 प्राइमरी एंड 3 सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शंस बड़े बेसिक वाले जिसके कारण मनी इंट्रोड्यूस ही हुआ था। इट सर्व्स एज ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विच मीन्स क्रेडिटर और डेटर दोनों को ये एक्सेप्टेबल है विदाउट एनी से, कुछ कहे बिना इट इज एक्सेप्टेबल, तो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, इट सर्व्स एज अ कॉमन स्केल फॉर मेजरिंग द वैल्यूज टू बी ऑफ द गुड्स टू बी एक्सचेंज्ड। ये 2 प्राइमरी हैं। और सेकेंडरी 3, स्टोर करना, वैल्यूज को स्टोर करना, इट बिकेम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मनी। दूसरा ट्रांसफर ऑफ फंड्स, funds can be easily transferred because of money. It was not possible in the barter system days. And third, standardizing the deferred payment system, कि जो delayed payments होती हैं उनको standardize कर दिया इसने, it becomes easy, वो आसान ही हो गया। तो ये आ गया आपके functions of money। फिर एक मनी में टॉपिक है, देखो ये बड़ा सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है और मनी सप्लाई। यस, देखो ऐसे हम सप्लाई को बोलते हैं जो चीज फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, विच इज गोइंग ऑन एंड ऑन, मतलब कंटिन्यूटी में जो चल रहा है, सप्लाई वर्ड उसके लिए लगता है। इन्होंने यहां पे लिखा तो है मनी सप्लाई, बट यहां पे वी मीन मनी स्टॉक, टोटल अमाउंट ऑफ मनी बीइंग सर्कुलेटेड इन द कंट्री ऑन अ स्पेसिफिक डे। एक निश्चित समय में देश में जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग सर्कुलेटेड, जितना भी देश में पैसा चल रहा है on a particular day, that refers to the money supply. हम उस ये नहीं लिख सकते कि टोटल मनी अवेलेबल इन अ कंट्री, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रोज नोट नहीं छपते देश में। रोज आपको कहीं लगता हो कि हर रोज रिजर्व बैंक का गवर्नर जाता होगा, शटर खोलता होगा, मशीन ऑन करता होगा और ऑन करके बस नोट छपते होंगे, ऐसा नहीं होता। नोट छपते हैं तो वो वैल्यू घटती है। When the volume of currency increases, the जो currency है it get depreciated or devaluated. सिंपल से लॉजिक है। आप अपने पिताजी या दादाजी से बात करना, वो एक कॉमन चीज कहेंगे कि हमारे टाइम पे इतने रुपए में ये आ जाता था, हमारे टाइम पे इतने रुपए में ए आ जाता था, 10 रुपए में 1 किलो घी आ जाता था, ऐसी चीजें बोलेंगे। पर वो सच बोल रहे हैं, बिकॉज उन दिनों में द नंबर ऑफ नोट्स in circulation were less, और उसके अगेंस्ट जो गोल्ड रिजर्व होता है पैरिटी वैल्यू पे, उसके मुकाबले जब नंबर ऑफ नोट्स लेस हैं तो वो करेंसी हाई पावर्ड मनी है। लेकिन अगर आप कंट्री में करेंसी का वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे, नए छापते जाओगे, मतलब हर 10 15 20 साल में वॉल्यूम डबल होता जाएगा, और उसके अमाउंट का जो गोल्ड है जो उसको बैक कर रहा है वो रिजर्व उतना ही है आपका, लेकिन आप नंबर ऑफ नोट्स बढ़ाते जा रहे हो तो वो वैल्यू ऑफ करेंसी घटेगी। तो ये आपने बड़ा कॉमनली देखा होगा। तो मनी सप्लाई, व्हेन वी से मनी सप्लाई, तो इट नेसेसरली मींस द टोटल अमाउंट या टोटल स्टॉक ऑफ मनी विच इज बीइंग सर्कुलेटेड इन कंट्री, या जो कंट्री में अलग अलग सेक्टर्स में सर्कुलेट हो रहा है या अवेलेबल है अलग अलग सेक्टर्स में ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब एट अ स्पेसिफिक टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम पे टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी इन कंट्री इज मनी सप्लाई। फिर आपका टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। बड़ा सिंपल है ये भी, कि देश में मनी सप्लाई को मेजर कैसे किया जाता है। तो इसमें 4 लेवल्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4, वेयर M1 एंड M2 आर रेडी मनी और नैरो मनी, वेयर एज M3 एंड M4 आर ब्रॉड मनी बिकॉज देयर इज एलिमेंट ऑफ टाइम इन इट। अब मनी सप्लाई को मेजर करने का M1 लेवल मतलब, मैं बताता हूँ आपको, मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। M1 आ गया आपका CC प्लस DD प्लस OD,
Look this way. M1 level is equal to CC plus DD plus OD, where CC means currency held by the public, कि लोगों के हाथ में जो पैसा है. DD means their demand deposits with the commercial banks, जो उनके बैंक अकाउंट्स में जो पैसा पड़ा है. And DD OD means other deposits with the central bank. और ये तीनों वो पैसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, मतलब हार्ड कैश फॉर्म में है. ये तो हाथ में ही है, ये बैंक अकाउंट में पड़ा है, ये अदर डिपॉजिट्स एग्रीकल्चर वाले, तो ये तो कभी भी आप निकाल सकते हो. ये हो गया M1 लेवल. फिर M2 लेवल हो गया आपका M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स. डू यू नो कि पोस्ट ऑफिस में भी बैंक होता है एक. यस सर. पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलता है, उसमें भी लोग पैसा जमा कराते हैं, इंटरेस्ट मिलता है. इंटरेस्ट मिलता है, और कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हैं इसको. जो विड्रॉ कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, वही तो यूनिक फीचर है इसका. तभी तो मनी सप्लाई का ये नैरो मनी है, क्योंकि ये सारे वो पैसे हैं जो आप कभी भी निकाल सकते हो ऑन डिमांड. तो M1 में आ गया CC, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, देयर डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक. M2 आ गया M1, मतलब ये तीन प्लस लोगों को आ जाए डिमांड डिपॉजिट्स मीन सेविंग अकाउंट्स में, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, उसमें जो उनके खाते में पैसा है. फिर M3 इज इक्वल टू M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम. लिख दो, जैसे आपने FD कराते हो. M3 इज इक्वल टू M2 का मतलब हो गया 1 2 3 और ये 4 प्लस टाइम डिपॉजिट्स. टाइम डिपॉजिट मींस जैसे आप फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ है 1 साल के लिए, तो वो पैसा तो आप विड्रॉ कर सकते हो 1 साल के बाद ही. तो एलिमेंट ऑफ टाइम आ गया ना उसमें, कि दैट एटलीस्ट पीरियड ऑफ 1 ईयर इज रिक्वायर्ड टू योर फिक्स डिपॉजिट टू गेट मैच्योर्ड. जब वो मैच्योर होगा, जब उसका टाइम होगा, तभी वो पेएबल है ना. तो एलिमेंट ऑफ टाइम आ गया, इसलिए इसको ब्रॉड मनी कहा गया है. और चौथा इज M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टाइम डिपॉजिट्स नेट. दोनों में टाइम डिपॉजिट्स हैं. टाइम डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन. एक्सक्लूडिंग, इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूं, एक्सक्लूडिंग NSCs, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स. लुक, M4 is equal to M3 plus net time deposits with post office saving organization. अगेन वो फिक्स डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट्स का मतलब M3 और M4 में टाइम डिपॉजिट्स ही आएंगे, लेकिन इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो होते हैं ना, उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं. यू नो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम निकालती रहती है, एंड पीपल बाय दोज अमाउंट्स. जैसे मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, अभी निकाले हुए हैं सड़कों पे, डैम्स पे बीजेपी सरकार ने. तो उसका क्या फंड है कि आप बॉन्ड लो, जैसे आपने 2 लाख के लिए, किसी ने 5 लाख के लिए, किसी ने 1 लाख के लिए, एंड दे प्रॉमिस यू सम अमाउंट कि भाई आप 1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए हमारा बॉन्ड लो, और 2 साल के बाद हम आपको ये प्रॉमिस करेंगे. तो वो मनी सप्लाई में काउंट नहीं करना है, उसको एक्सक्लूड कर देना है ना. एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स. व्हाई? बिकॉज जो उसने पेमेंट की हुई है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की, वो तो उसने अपनी सेविंग से खरीदा है. मान लो मैं हूं,
मैं अपना एग्जांपल दे, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड खरीदे 5 लाख के, तो मैंने अपने डिपॉजिट्स में से निकाले पैसे और फिर खरीदा उससे, तो वो तो एम लेवल पे आ गया मेरा। जो मेरा बैंक खातों में मेरी सेविंग्स हैं या जो मैंने जोड़ा हुआ है पैसा, वो तो M1 लेवल पे आ गया। उसी पैसे से यूज करके मैं अगर सेविंग सर्टिफिकेट खरीद रहा हूं तो वो तो एक ही पैसा 2 बार काउंट हो जाएगा, तो हमें लगेगा कि मनी सप्लाई ज्यादा है। तो इसलिए किसी भी देश में मनी सप्लाई मेजर करने के ये 4 ही लेवल होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। यहां पे M1 एंड M2 आर नैरो मनी और रेडीमेड मनी विच इज रेडी टू बी स्पेंड, वो क्योंकि इट इज रेडी, ये करेंसी है, हाथ में ही है, ये डिपॉजिट्स हैं बैंक में, कभी भी निकाल सकते हो, खर्च कर सकते हो। लेकिन M3 और M4 में एलिमेंट ऑफ टाइम आ जाता है, दोनों में टाइम डिपॉजिट्स है। एक केस में टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स या बैंकिंग सिस्टम, और दूसरे में टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। और टाइम डिपॉजिट के केस में इट रिक्वायर सम टाइम टू गेट मैच्योर, इट इज नॉट रेडी टू बी, आप इसको एकदम निकाल के खर्च नहीं कर सकते ना, इसलिए इसको ब्रॉड मनी कहा जाता है। सो दीज आर द 4 लेवल्स ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई। पल्ले पड़ा, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि हमने इसमें क्या क्या किया। पहला, बार्टर सिस्टम, कि बार्टर सिस्टम क्या है, जेनरिक टॉपिक है, 3-4 नंबर का टॉपिक होगा, मेरे ख्याल इतना ही है, 3-4 नंबर का, एक आधा क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए क्या क्या है सिलेबस में वो मैं बताता हूँ। बार्टर सिस्टम और उसकी क्या लिमिटेशंस थी या ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, ये टॉपिक हो गया एक। फिर दूसरा हमने किया मनी का मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ मनी एंड उसकी क्लासिफिकेशन, फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फिर थर्ड है फंक्शंस ऑफ मनी, 2 प्राइमरी फंक्शन है, मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और 3 सेकेंडरी फंक्शन है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड स्टोरेज, स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू। और फिर है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मीन्स टोटल स्टॉक ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी इन सर्कुलेशन ऑन अ पर्टिकुलर डे। फिर मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई कैन बी मेजर्ड एट दीज 4 लेवल्स, ठीक है। ये हो गया आपका मनी। कल हम करेंगे बैंकिंग, लेकिन इसका मजा आपको या फायदा तभी होगा अगर आप इसको एक रीडिंग घर में पक्का मारो। अगर आप एक रीडिंग मारोगे तो ये आपको भूलेगा नहीं फिर।